नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। दोस्तों, पिछले दिनों बिहार चुनाव का रिजल्ट आया और वहां पे एनडीए को एक बड़ा बहुमत मिला है। इसी के साथ हरियाणा की अगर बात करें तो कांग्रेस पिछले दिनों वोट चोर गद्दी छोड़कर लगातार अभियान चला रही है। पूरे हरियाणा के अंदर ये अभियान चला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ड्यूटियां लगी हुई हैं और इनेलो के भी बयान आए हैं। इनेलो ने कहा कि कांग्रेस या फिर जो महागठबंधन है वो कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक गया है। वहीं हुड्डा साहब कह रहे हैं कि वोट क्या सरकार ही चोरी होगी हरियाणा के अंदर। तो लगातार चुनाव आयोग पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि परसेंटेज इतनी तारीख को इतनी थी, इतनी तारीख को इतनी थी, ये सब आंकड़े दिए जा रहे हैं। नायब सैनी जी का जो बीजेपी हरियाणा का जो पेज है उस पर भी जो पोस्टें आ रही हैं, लगातार राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है और एक वीडियो जारी किया जा रहा है जो लगातार जो राहुल गांधी ने नायब सैनी जी के बारे में कहा था कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। मेरे साथ आज बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, बिहार चुनाव का रिजल्ट देख लिया आपने, एनडीए को एक बड़ा बहुमत मिला है। तो इसके बाद अगर बात करें कांग्रेस की, जो एक बड़ा अभियान चला रही थी वोट चोरी को लेकर, वोट चोर गद्दी छोड़, तो क्या ये एक ठंडे बस्ते में चला जाएगा या फिर ये एक बड़ा आंदोलन बनेगा? सर मनदीप जी, बड़ा आंदोलन अगर ये बनना होता तो अब तक बन जाना चाहिए था। खासतौर पर हरियाणा की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी ने एक तरह से जो बातें कही, जो दावे उन्होंने किए, उन्होंने ये साबित कर दिया अपने लिहाज से कि हरियाणा में पूरी की पूरी सरकार वोट चोरी से बनी है। हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए थी। ये कांग्रेस के लिए छोटा मुद्दा नहीं है जी। अगर आंदोलन होना चाहिए था तो उसी दिन से यह आंदोलन खड़ा हो जाना चाहिए था। उसके कुछ दिनों के बाद दिल्ली में बैठक होती है, फिर प्रोटेस्ट के लिए खाका तैयार होता है। और प्रोटेस्ट किस तरह का होता है, कई बार पहले भी डिस्कशन में हमने ये कहा है कि कांग्रेस का कल्चर प्रोटेस्ट करने वाला अब रहा ही नहीं है। और ख़ासतौर पर हरियाणा में तो हर चीज़ को, हर प्रोग्राम को रैली बना दिया जाता है। अंबाला में, करनाल में जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, सो कॉल्ड प्रोटेस्ट, असल में वो रैली ही थी। मंच लगा दिया गया, मंच के ऊपर बड़े नेता बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता आपके आगे बैठे हुए हैं। इसको रैली बोलते हैं, इसको प्रोटेस्ट नहीं बोलते हैं। दूसरा, आपका मकसद होना चाहिए इस तरह की रैली या कार्यक्रम करने की बजाय, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में क्या होता है मनदीप जी, वही लोग, वही कार्यकर्ता, वही आपके समर्थक, वही जो आपके जयकारे लगाते हैं, वही लोग इसका हिस्सा बनते हैं जो ऑलरेडी आपकी बात से कन्विंस हैं, जिन लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है। मकसद होना चाहिए था उन लोगों को जोड़ने का, उन लोगों तक बात पहुंचाने का जो आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है। उन तक पहुंचने के लिए आपने क्या प्रोग्राम बनाया? जी, राहुल गांधी ने ये एक बड़ा ऐलान किया था हरियाणा के अंदर प्रोटेस्ट हो, और इसके लिए ड्यूटी भी लगाई गई थी डिस्ट्रिक्ट वाइज। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी कांग्रेस एकजुट नहीं दिखाई दे रही। अगर करनाल की बात की, जहां से शुरुआत हुई है, तो वहां पे चौधरी बीरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां पे है ही नहीं थे। पता नहीं उनको न्योता नहीं दिया गया था। तो ये भी एक कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है ना, कि अगर राहुल गांधी कोई इतना बड़ा वोट चोरी का आरोप लगा के हरियाणा के अंदर कह रहे हैं भाई आप काम करो, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें नहीं हो रही, एकजुट नहीं हो पा रही। जी, मैंने कोशिश की थी कांग्रेस के नेताओं से बात करके इसके बारे में पता किया जाए कि ये जो आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें आपने तमाम बड़े नेताओं को न्योता दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो वो लोग शामिल नहीं हुए हैं, उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें बता दीजिए, ताकि हम हमारे डिस्कशन में आपका जो कहना है, आपकी जो प्रतिक्रिया है, वो भी इसमें शामिल कर सकें। लेकिन उनकी तरफ से ना तो जब फ़ोन किया गया तब जवाब आया, ना उन्होंने जब ये कहा कि भी मैं बाद में बताऊंगा, ना उनकी तरफ से बाद में कोई जानकारी दी गई। तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी है वो तो है ही, वो तो रहेगी ही। लेकिन दिक्कत यहां पर सबसे बड़ी पता है क्या है, कि राहुल गांधी के इस इशू से क्या कांग्रेस के सारे नेता कन्विंस हैं? क्या कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सच में ये मानते हैं कि वोट चोरी की वजह से आपकी सरकार नहीं आई? आप कैमरा बंद करके, फोन करके या आमने सामने बैठ के बात कर लीजिए, ज्यादातर नेता इस बात से एग्री नहीं करते हैं। वो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है। और ये बात मैं ऑफ कैमरा ही कहने की क्या बात है, ये लोग कैमरे पे आके बोल चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा चुके हैं। कई नेता तो अभी भी बोल रहे हैं
कि भाई वोट चोरी की वजह से नहीं, यहां तो गुटबाजी थी, यहां तो इस नेता ने हराया, उस नेता ने हराया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के जो नेता हैं वो कुमारी सैलजा के ऊपर सवाल उठाते हैं। कुमारी सैलजा ग्रुप के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठा चुके हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो क्या राहुल गांधी के इस आरोप से खुद कांग्रेस के नेता और खासतौर पर बड़े नेता कन्विंस हैं? अगर वो होते तो उस तरह की एग्रेशन उनके बयानों में नजर आती, ऐसी तत्परता, ऐसी सक्रियता उनके बयानों में नजर आती, लेकिन वो नजर नहीं आ रही है। बहुत सारे नेता, मनदीप जी, मैं खुद पता है मुझे, बहुत सारे नेता इस कोशिश में कि ये मुद्दा किसी तरह से ना ये रणम फड़म होकर ना ये साइड हो, क्योंकि उनका एजेंडा ये है ही नहीं, ये साइड हो। ये मामला जितना ज्यादा पकेगा उतना ज्यादा उनका एजेंडा धूमिल होता जाएगा। जी, दूसरी बात सर, बीजेपी बड़ा आराम से अपना काम कर रही है, जो भी उनको काम करना था। मतलब बीजेपी अगर उनके पेज खोल के देखोगे या बयानबाजी देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के अंदर राम राज्य आ चुका है। हरियाणा में ना कोई बेरोजगारी है, ना कोई वारदातें हैं जो वो बढ़ रही हैं। मतलब हर चीज बड़ी शांत है। यहाँ पे गीता जयंती चल रही है, पिछले दिनों आपने देखा रत्नावली चली हुई है, और जो वोट चोरी का मामला राहुल गांधी ने उठाया तो उसके मीम्स बनाए जा रहे हैं। और नायब सैनी जी की एक पोस्ट है, उसमें दोबारा फिर पोस्ट की गई है कि व्यवस्थाएं हमारे पास सारी है। वो एक तो मौका ये मिल गया बिहार इलेक्शन के बाद जो नतीजे आए हैं, और उसमें अभी ये भी खबरें चल रही हैं कि जहां जहां नायब सैनी गए थे तो उन सारी सीटों के ऊपर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो वो कहा कर मैं इनका तो मतलब दसों की दसों उंगलियां घी में हैं, तो इनके पास मौका भी है निशाना साधने का, और इनको मौका दिया भी जा रहा है। हरियाणा में जिस तरह कांग्रेस की कार्यशैली है विपक्ष के तौर पर, तो बीजेपी के लिए एक खुला फील्ड है। बीजेपी जितना भी चाहे उतना दौड़ सकती है, जिस दिशा में चाहे उस दिशा में दौड़ सकती है। वहां पर बीजेपी फर्स्ट ही आएगी, क्योंकि उसको चुनौती देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। तो बीजेपी वाले खुद कहते हैं कि भगवान ईसा विपक्ष तो सब ने देवे। हाँ भाई, और कई लोग फ्रस्ट्रेटेड है इस बात से जी कि भाई क्या कैसे लोग हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जी, कांग्रेस के भीतर हैं कुछ इनेलो के जो पुराने नेता हैं कांग्रेस के भीतर, एक से मेरी बात हो रही थी जी, वो खुद इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब, जब हम इनेलो में थे ना, रोज सड़कों पे रहते थे, कार्यक्रम होते थे हमारी पार्टी के, जैसे बीजेपी के प्रोग्राम होते हैं ना, रोज आपको कोई ना कोई प्रोग्राम दिखेगा। हर नेता के पास है ना, वर्कर से लेके बूथ एजेंट तक कोई ना कोई टास्क मिलेगी रोज, चाहे उनको है ना अपनी पार्टी का कोई मैसेज आगे फॉरवर्ड करना हो, लेकिन टास्क रोज मिलेगी जी। उनका ये कहना, जब हम इनेलो में थे, कांग्रेस की सरकार थी, हम विपक्ष में थे, तो हमारे रोज प्रोग्राम होते थे। जीना हराम कर देती थी इनेलो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का। वो चीज कांग्रेस में लापता है। वही तो सर। और दूसरी बात है सर, इनेलो भी कोई कसर नहीं छोड़ रही कांग्रेस को खत्म करने के लिए। इनेलो लगातार कह रही है कि ये लोग वोट चोरी के चक्कर में पड़ रहे हैं, जो धरातल के मुद्दे हैं वो उठा ही नहीं पा रहे। राहुल गांधी वहां पे बिहार के अंदर गया, उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठा लिया, लेकिन जो धरातल के मुद्दे थे वो सब भूल गए। ये भी एक बड़ा कारण है वहां पे हारने का। और ऐसे ही हरियाणा के अंदर चला हुआ है। तो अगर ये बात अगर साबित होती है, लोगों के मन में चली जाती है कि वोट चोरी वाला मामला इतना बड़ा नहीं है, तो क्या कांग्रेस के लिए एक घातक नहीं सिद्ध होगा? लोग कहेंगे कि मुद्दे तो उठ ही नहीं रहे, ये तो वोट चोरी को लेकर चल रहे हैं। दो चीजें हैं मनदीप जी, इसको वोट चोरी कह लीजिए, वोटर लिस्ट में धांधली कह लीजिए, चुनाव आयोग की बीजेपी के साथ मिली भगत कह लीजिए, इसको कोई नाम दे लीजिए, ये अपनी जगह एक इशू है। लेकिन दूसरा इशू ये है कि बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, आप इससे किस तरह पार पा सकते हैं। अगर चुनाव आयोग या सरकार कोई मनमानी कर रही है, तो आपके पास क्या रणनीति है उसको रोकने की, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास ऐसा संगठन होना चाहिए, आपके पास आपके सक्रिय प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सक्रिय बूथ एजेंट तक होने चाहिए। आपके पास हर जिले में, हर गांव में, हर मोहल्ले में ऐसे वर्कर होने चाहिए जो इस सो कॉल्ड वोट चोरी को, चुनाव आयोग या सरकार की मनमानी को रोक सके। या फिर
जिस तरह से बीजेपी अपने हिसाब से वोटर लिस्ट बनवा रही है, जिसका मर्जी नाम कटवा रही है, जिसका मर्जी जुड़वा रही है, आपके पास भी ऐसी ताकत, ऐसे लोग होने चाहिए जो इसी सक्रियता के साथ आपकी पार्टी के लिए काम करे, जो अपने हर एक वोटर की वोटर लिस्ट में जगह सुनिश्चित करे, ये सुनिश्चित करे कि हमारे समर्थक किसी वोटर की वोट ना कटे, जो ये सुनिश्चित करें कि हमारे वार्ड में, हमारे बूथ के ऊपर कोई भी फर्जी वोट नहीं होनी चाहिए। तो चुनाव आयोग और बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इससे पार पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है जो आप अपने स्तर के ऊपर कर सकते हैं, अपने संगठन को मजबूत कीजिए। और ये संगठन को मजबूत करने का आप काम कर सकते हैं। इससे ना आपको चुनाव आयोग रोक सकता है, ना बीजेपी रोक सकती है, ना ज्ञानेश कुमार रोक सकते हैं। तो अपनी तरफ से तो जो आप कर सकते हैं पहले वो तो कीजिए। मनदीप जी, टूर्नामेंट है 5 साल के बाद या 5 महीने बाद या 5 दिन के बाद, वो जब होगा तब होगा। उसमें आपका एम्पायर, आपका रेफरी निष्पक्षता से काम करेगा या नहीं करेगा वो बाद की बात है। लेकिन उससे पहले एक खिलाड़ी होने के नाते, एक टीम होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने स्तर के ऊपर अपनी तैयारी बहुत पुख्ता रखें। आप अपनी बैटिंग है, फील्डिंग है, बॉलिंग है, उसको बहुत उम्दा रखें। आप प्रैक्टिस करें, अपनी टीम के साथ तालमेल बना के रखें। आप अपने खिलाड़ियों का स्टेमिना बढ़ाएं, आप उनकी मैच फिटनेस के ऊपर ध्यान दें। आप जो आपके विरोधी हैं, विरोधी टीम है, उनकी कमियों को पहचानें, उनके हिसाब से बॉलिंग करें, उनके हिसाब से बैटिंग करें। यह आपके स्तर की तैयारी है। जब आप इस तैयारी के साथ मैदान में उतरोगे तो प्रतिद्वंदी टीम की बहुत सारी चीजों से तो आप वैसे ही पार पा जाओगे। यानी आपका कहने का मतलब ये है, मैं आपकी एक पोस्ट भी देख रहा था कि जो ये चुनाव लड़े जा रहे हैं इनको बदलना पड़ेगा रणनीति को, और एक पंचायती चुनाव की तरह बड़े चुनाव भी इस तरह लड़ने पड़ेंगे। जैसे हम पंचायती चुनाव लड़ते हैं कि कोई भी बाहर भी गया है, कोई बंदा गुड़गांव है, उसको भी हम लेके आ रहे हैं, हर बंदे का वोट देख रहे हैं कि किसका रहता है किसका नहीं रहता, हर चीज पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मनदीप जी, पंचायत चुनाव की तरह आपको विधानसभा और आपको लोकसभा चुनाव लड़ने होंगे। जो भी पार्टी, जो भी उम्मीदवार ये मादा रखते हैं वो ही अब चुनावी प्रक्रिया में बीजेपी का मुकाबला करते हुए नजर आएंगे, वरना तो आप मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। क्या होता है मनदीप जी, जो पंचायत चुनाव होते हैं, आप हर एक वोटर की मार्किंग करते हैं। आप हर वोटर को अपने पक्ष में लाने के लिए या उसे संपर्क करने के लिए आपके पास एक मैकेनिज्म होता है, मैनेजमेंट होती है, माइक्रो मैनेजमेंट होती है, मैन टू मैन मार्किंग होती है। यहां तक आप तय करते हैं कि फलाना कुनबा अगर आपके साथ नहीं है तो इस कुनबे को अपने साथ लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये तो फलानी जगह इनकी छोरी ब्याह रखी है, उसका बटे हुए मेरा दोस्त है, उसने बुलाऊंगा, उस पर कुआऊंगा। या फिर फलानी जगह इस घर में से 2 लोग बाहर नौकरी करे हैं, कोई चंडीगढ़ में या दिल्ली में है, तो उनको फोन करूंगा कि भाई साहब उस दिन आपको आना है, वोट करनी है। आप अगर कहोगे तो मैं आपके लिए गाड़ी भेज दूंगा। गाड़ी भेजते हैं बहुत सारे उम्मीदवार। ये चीजें बिहार में हुई है सर, जो आपने देखा होगा कि बीजेपी में रेल की रेल गई है वहां पे बसें गई है, लेकिन कांग्रेस की नहीं गई है। मनदीप जी, ये पता है क्या है, हमारे जो संविधान निर्माता हैं, हमारे देश में लोकतंत्र की स्क्रिप्ट जिन लोगों ने शुरुआत में लिखी मनदीप जी, वो सच में बहुत उम्दा दिमाग थे। मुझे ये लगता है कि उन लोगों ने ना पहले ही सोच लिया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, यहाँ ये लूप होल हो सकता है, इसका फायदा उठा सकती हैं बहुत सारी पार्टियां या कोई सरकार। तो उन्होंने क्या किया कि हर जगह पर ऐसी व्यवस्था लागू कर दी कि भाई अगर कोई धांधली भी करना चाहे तो उसे रोकने के लिए कोई ना कोई दीवार हो। अब क्या है कि एसआईआर के जरिए कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो रही है या धांधली हो रही है। तो क्या हुआ कि उस टाइम पर भी सोचा होगा, चुनाव आयोग की या प्रक्रियाएं हैं जो वोट बनाने की, उसमें प्रावधान कर दिया गया कि हर पार्टी अपना बीएलए जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं उनके साथ बैठा सकते हैं। अगर आपका कोई सक्रिय बूथ एजेंट है, बूथ लेवल एजेंट है, तो बहुत हद तक वो किसी भी तरह की चोरी, किसी भी तरीके की एडिशन या किसी भी तरह की फर्जी वोट या डिलीशन को वहां पर रोक सकता है। अगर है आपका
नहीं है तो फिर चुनाव आयोग अपनी मर्जी करने के लिए मदमस्त है, आजाद है। फिर उसके बाद हो जाता है कि भाई हो गया, वोटर लिस्ट तो बन गई, अब उसके बाद भी चोरी हो रही है। एक आरोप यह है कि भी हरियाणा से, पंजाब से या और राज्यों से जो प्रवासी हैं बिहारी, उनको वापस बुलाया गया, उनकी वोट करवाई गई। बीजेपी ने उन लोगों के लिए स्पेशल बस और ट्रेन का अरेंजमेंट किया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरह की, जिसे आप वोट चोरी कह रहे हैं, इस तरह की वोट चोरी या वोट मैनिपुलेशन करने में कितनी मेहनत लगती है। आप एक एक चीज को बड़ा ध्यान से सुनिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस मामले में कांग्रेस कितनी पीछे है बीजेपी से। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर लाकर ट्रेन खड़ी कर दी और वहां पर कोई कंडक्टर, कोई बीजेपी वाला वर्कर चिल्लाने लगा बिहार 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 बिहार, और वह ट्रेन भर गई। ऐसा तो है नहीं कि कहीं बस स्टैंड के ऊपर बस लगा दी और वहां पर कोई बीजेपी वाला आके चिल्लाने लग गया जी बिहार 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 बिहार, और वो बस भर गई और जाके उन्होंने बीजेपी के लिए वोट कर दिया। ये कैसे होता है मनदीप जी, इसकी प्रक्रिया समझिए। फॉर एन एग्जाम्पल, बिहार में कोई रामनगर एरिया है, उसका कोई बूथ नंबर 1 है। उस बूथ नंबर 1 पर बीजेपी का कोई एजेंट है। उसका काम है कि भाई आप अपने सारे वोटर्स के ऊपर नजर रखिए, कौन कौन हमारे वोटर हैं, कौन कौन बाहर गए हुए हैं, उनके बारे में बताइए। वो क्या करता है, वो बताता है कि जी हमारे यहां से 2 वोटर ऐसे हैं जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में काम करते हैं, फलानी फलानी जगह पे, उनको यहां पे लेके आने की व्यवस्था करो, वो हमें वोट कर देंगे। तो वो जो बूथ लेवल एजेंट है वो अपने ब्लॉक लेवल को या फिर जिला स्तरीय अपने नेता को बताएगा, वो अपनी स्टेट यूनिट को बताएगा, वो अपनी राष्ट्रीय यूनिट को बताएगा, फिर राष्ट्रीय यूनिट हरियाणा यूनिट को, फिर वहां से कुरुक्षेत्र के किसी नेता या किसी वर्कर की ड्यूटी लगाई जाएगी कि ये 2 लोग हैं, इनको मार्क कीजिए, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैस में काम करते हैं, इनके उस दिन यहां पहुंचने की व्यवस्था आप कीजिए। इस तरह से एक एक बूथ से 2, 4, 5, 6 हर बूथ एजेंट ने यही काम किया और इसी वजह से हजारों लाखों की तादाद में चिन्हित किए गए वो लोग जो बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं। और प्रक्रिया वही, आपका बूथ एजेंट आपको ब्लॉक लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, फिर हरियाणा में, फिर पंजाब में, महाराष्ट्र में, अलग अलग स्टेट में वहां की यूनिट से संपर्क किया और फिर उनको वहां भेजने की व्यवस्था की गई। और बताऊं मैं आपको, यहां तक मॉनिटरिंग होती है कि जी कुरुक्षेत्र में टोटल आपके लिए आए थे 100 लोगों की क्वेरी आई थी कि 100 लोग आपको भेजने थे। बताओ आपने टोटल 100 भेजे हैं या नहीं भेजे, कितने कम रहे और कितने कम रहे हैं, उसकी क्या वजह रही, यहां तक मॉनिटरिंग होती है जी। और इसी बीच सर अगर बात करें तो अजीत अंजुम की बात करें, आपकी बात करें, तो आप लोगों को क्यों ट्रोल किया जा रहा है, और वो भी कांग्रेसी लोगों के द्वारा? पता है मनदीप जी क्या है कि राजनीतिक दलों में एक चीज होती है, चाटुकार पालने होते हैं, चाटुकारिता करवाने की, भाई तारीफ करो, हमारी जय जयकार करो। और राजनीति में बहुत सारे लोग आते भी इसलिए हैं, कई लोगों को लगता है कि पैसे कमाने के लिए आते, नहीं आते भाई, पैसे कमाने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं। राजनीति में इतना पैसा नहीं है जितना बिजनेस के अंदर है, वो लोग कर लेते। ये आदत होती है ईगो सेटिस्फेक्शन की, चाटुकारिता करवाने की, नारे लगवाने की, तारीफ करवाने की। तो ये जो सरकार में है ना ऐसी लालसा कि मीडिया, एंकर, रिपोर्टर, जनता हमारी जय जयकार करे, चाटुकारिता करे, ये सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों में नहीं है बल्कि विपक्ष में बैठे लोगों में भी है। और ये बिहार चुनाव के बाद ज्यादा खुलकर सामने आई। क्या हुआ कि इतनी बुरी तरीके से हारे। अब उसमें जो कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं हमारे जैसे, वो वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर बोल रहे थे, जो जायज बातें थी वो बोल रहे थे, जो बिल्कुल लग रहा था ये फैक्ट्स है, ये तो है, इसका जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को, तो वहां तक तो बोल रहे थे। लेकिन फिर भी आप मुकाबले में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, इतनी बुरी तरह से हार रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यह बोला कि भाई ये सब वोट चोरी की वजह से नहीं है, इसमें आपकी खुद की भी बहुत सारी गलतियां हैं। अजीत अंजुम भी उन्हीं में से थे।
उन्होंने बताया कि भाई कैसे बीजेपी वहां पर ग्राउंड पर काम कर रही थी और कैसे बाकी जो विपक्षी दल है वो नजर भी नहीं आ रहे थे। तो अजीत अंजुम टारगेट हो गए। अजीत अंजुम वो पत्रकार हैं जो सबसे पहले बिहार में, दिल्ली से बिहार में जाकर रिपोर्टिंग करने लगे थे, जो एसआईआर के भीतर धांधली हो रही थी उसको उजागर किया था, उन्होंने एफआईआर झेली है। अब उनको ट्रोल कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आप चाहते हो कि भाई अगर ये पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है, बोल रहा है, तो फिर ये सरकार के खिलाफ ही बोले, ये कभी गलती से कांग्रेस की तरफ उंगली ना उठाए। ये कमाल की बात हो रही है कि भी आप ना सत्ता में हो, ना सत्ता के कोसों कोसों आसपास नजर आते हो, फिर भी आपको अपने कसीदे सुनने हैं, फिर भी आपको अपनी तारीफ सुननी है, आप अपनी कमियां सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उनके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये पूरी वजह है। बहुत सारे लोगों को अभी ट्रोल किया जा रहा है, अभी सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। ये लगभग ऐसा ही है जैसे हम लोग करते हैं, कहते हैं कि भाई ये जो बीजेपी के अंधभक्त हैं ये दूसरी तरफ भी हैं और दोनों तरफ सेम खतरनाक है, लॉजिक की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि भाई आपको अपने संगठन के ऊपर काम करने के लिए बताओ कौन सा चुनाव आयोग, कौन सी बीजेपी, कौन अमित शाह, कौन ज्ञानेश कुमार रोक रहा है। बीजेपी के भीतर क्या होता है, डे प्लान बन जाता है रोज उनका, आपके नेताओं का, वर्कर्स का डेली प्लान होता है कि आज यहाँ ये प्रोग्राम है, आज इनकी मीटिंग लेनी है, आज इनकी बैठक लेनी है, आज इस जाति का फंक्शन, आज उस जाति का फंक्शन है, आज ये कैंपेन चलाना है, आज वो कैंपेन चलाना है। ये प्रोग्राम कांग्रेस क्यों नहीं बना सकती? मैं कम से कम 1000 लोग बता सकता हूं मनदीप जी, हरियाणा कांग्रेस में जिनका ब्योत है 500 से लेके 5000 वोटों का, 5000 से लेके 50,000 तक वोटों का ब्योत है। 1000 लोग होंगे कम से कम कांग्रेस में से, लेकिन वो निष्क्रिय घर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उनकी संगठन की तरफ से किसी तरह की कोई ड्यूटी लगाई गई, ना ही उनको कोई जिम्मेदारी दी गई, ना ही उनके पास कोई प्रोग्राम आता है, ना ही उनसे कोई संपर्क करता है। बहुत सारे लोगों से तो नेतृत्व बिल्कुल टच में ही नहीं है। अब आपने जो मिनिमम संसाधन आपके पास बचे हुए हैं, बीजेपी तो सत्ता पक्ष में है, उसके बावजूद बड़ी मेहनत करती है। कल मैं देख रहा था कैथल के अंदर पैदल मार्च निकला हुआ था और उसमें शामिल पता कौन था सर? सांसद नवीन जिंदल पैदल चल रहे थे, वो ग्योड़क से कैथल तक पैदल आए हैं। तो उनको क्या जरूरत है, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं और इनकी रिपोर्टिंग होती है। इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है जिसमें इनको पता है कि उस बूथ पे कौन आदमी है, मतलब हर पन्ना प्रमुख का पता है इनको। तो आज भी ये लोग इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, 2029 की तैयारी ये बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी उलझी हुई है 1 साल से। कांग्रेस तो पूरी की पूरी लड़ाई यही है कि सिर्फ कांग्रेस में ही कैसे पकड़ बनी रहे, कैसे हमारी कमियां किसी ना किसी तरह से छिप जाए। अब इनकी मैं कह रहा हूं कि हमारे जैसे लोगों को जो ट्रोल किया जा रहा है उसकी वजह भी ये है, इनके जो नेता हैं, ट्रोलर्स के नीचे पीछे जो नेता बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इस मुद्दे को हल्का मत होने दो, अगर ये हल्का हो गया तो हम तो मतलब सरेआम हो जाएंगे, मतलब हमारी तो सारी कमियां उजागर हो जाएंगी, हमारे ऊपर उंगली उठने लगी। अगर कांग्रेस के ऊपर उंगली उठने लग जाएगी तो फिर कोई और दल उभरना शुरू हो जाएगा, कोई और नेता उभरना शुरू हो जाएगा, और जब कोई और नेता, कोई और दल उभर गया तो कांग्रेस के भीतर तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि कोई नई पार्टी उभर गई उसका ही काउंटर कर ले। दिल्ली में उभरी थी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस खत्म, आम आदमी पार्टी से लड़ने की भी कुव्वत नहीं है आज की तारीख में कांग्रेस की दिल्ली में। तो ये जो इनसिक्योरिटीज हैं, ये जो खुद की कमियों को ढांकने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं, ये ट्रोलिंग की वजह बन रही है। जी धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। काफी लंबी ये बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं मुद्दे कवर करने की कोशिश की गई है। तो आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, कमेंट करें और आप अपनी राय भी जरूर दें। और जो टॉपिक होता है, आपके पास बहुत सारी बातें होती हैं, लोगों से आप बातचीत करते हैं, तो वो भी कमेंट के माध्यम से जरूर आप उसमें लिख सकते हैं ताकि हम उस टॉपिक पे भी बात कर सकें। धन्यवाद।